OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE and another session of atoms and molecules. आज हम बात करेंगे डिटेल में एटम्स के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एटम्स के बारे में एक ब्रीफ समरी पहले ही पढ़ ली थी या एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले ही ले लिया था, पर आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एटम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एटम क्या होते हैं? एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। मैंने क्या कल बताया था पहले भी कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। ओके, दे मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट्स हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे। मे और may not have independent existence. Atoms take part in reaction. और अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, सो इसका जो रेडियस होता है, radius is measured in nanometers. ठीक है, चलिए अब एक एक पॉइंट जो है हम वो यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा एटम्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो जो है एटम होता है। सपोज आपको एक वॉल बनानी है, ठीक है, आप एक दीवार बना रहे हैं, तो दीवार आप कैसे बनाएंगे? एक एक ब्रिक जोड़कर बनाएंगे ना, ठीक है। जैसे ये आपने ब्रिक जोड़ी, फिर इसके बगल में एक और, फिर इसके बगल में एक और, फिर इसके बगल में एक और, फिर इसके ऊपर, है ना। इस तरीके से आप एक एक ब्रिक जो है वो जोड़ते चले जाएंगे, राइट। तभी तो एक वॉल फॉर्म होगी, है ना। अगर आपको कोई भी एक वॉल बनानी है तो व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड ब्रिक्स ओवर ब्रिक्स ओवर ब्रिक्स, ठीक है, तभी एक वॉल बनेगी। तो सपोज अगर वॉल आपका कोई एलिमेंट है, ठीक है, अगर हम ये मान ले कि वॉल जो है वो हमारा एक एलिमेंट है, वॉल क्या है? एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट बना किससे? ब्रिक से बना। ये एक एक ब्रिक जोड़ के ही तो हमने ये एलिमेंट बनाया है। तो ये जो ब्रिक हुई ना, दिस सिंबलाइजेस दी एटम्स, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। उसका मतलब ये है कि अगर हम ये मान लें कि ये जो वॉल बनी हुई है ये एक पूरा एक हमारा एलिमेंट है, तो ये जो वॉल की एक ब्रिक होगी वो कहलाएगी एटम। ये वाली ब्रिक एटम, ये ब्रिक एटम, ये ब्रिक एटम, ठीक है। तो एक एक ब्रिक जो इसको जोड़कर ये पूरी वॉल बनी है, दैट इज सिंबलाइजिंग द एलिमेंट हियर, और उसका जो एक ब्रिक होगा वो एटम कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एटम अकेले भी रह सकते हैं और कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो अकेले नहीं रहते हैं। तो ये समझिए कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। तो जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो दो तरीके के होते हैं। इन शॉर्ट हम बात करें तो एक होते हैं रिएक्टिव, जो जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, और एक होते हैं नॉन रिएक्टिव, जो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो हमारे रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है हमारा, वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन को अकेले रहना पसंद नहीं है, उसको कोई ना कोई फ्रेंड साथ में चाहिए ही होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव है। तो ऑक्सीजन हमेशा जो है किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर लेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कर लेगा।
ठीक है, इसलिए आपने जहां भी देखा होगा जब भी हम ऑक्सीजन लिखते हैं O नहीं लिखते बल्कि O2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कभी भी अकेले उसका एटम जो है वो स्टेबल नहीं होता है, अकेले वो स्टेबल नहीं होता है, वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर ही लेता है। सिमिलरली अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव इन नेचर। हाइड्रोजन भी अकेले नहीं रह सकता है, उसको कोई ना कोई और साथी चाहिए ही होता है। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले नहीं रह सकता है। तो वो क्या करता है, या तो उसको कोई और एलिमेंट मिल जाता है, नहीं मिलता है तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ ही जो है रिएक्ट करके H2 बना लेता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं और आप कहीं शॉर्ट फॉर्म में अपनी कॉपी में लिखते होंगे तो कभी भी O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए, और हाइड्रोजन के लिए आप हमेशा H2 ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ दोज रिएक्टिव एलिमेंट्स जिनके एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आते हैं ऐसे कौन से एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहेंगे मैम आपने लिखा है कि मे और मे नॉट, मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए नियॉन है। ठीक है, नियॉन क्या है? वो एक लीस्ट रिएक्टिव कह लीजिए या नॉन रिएक्टिव गैस है, जिसको हम नोबल गैस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। ये ऐसे एलिमेंट, ऐसी गैसेस होती हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो अपने में ही रहते हैं। इसलिए इनके एटम्स जब भी आप देखेंगे तो वो अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले रह सकते हैं, उनको दूसरों के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरीके से आप ले लीजिए आर्गन। आर्गन भी किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो कुछ एलिमेंट के एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, जैसे कि नियॉन, आर्गन। वो एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स के एटम अकेले रह सकते हैं? जो एलिमेंट्स नॉन रिएक्टिव कैटेगरी या लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड। ठीक है, गोल्ड भी लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में आता है। गोल्ड का सिंबल होता है AU। ये कैसे सिंबल गोल्ड का AU क्यों होता है, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन गोल्ड हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हैं और इनके जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो आई गेस मेरा सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर था। थर्ड पॉइंट है टेक्स पार्ट इन रिएक्शन। दिस इज वेरी सिंपल। कोई भी एटम होगा किसी भी एलिमेंट का, वो रिएक्शन में पार्ट लेता ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पे H2 plus O2 gives out H2O, C plus O2 gives out CO2, ठीक है, और या फिर कॉपर प्लस O2 gives out 2CuO। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, या ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इन तीन रिएक्शंस में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन तीन रिएक्शंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम है, जो आपस में रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बन का एटम है और दो जो है वो ऑक्सीजन के एटम है, जिससे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे दो कॉपर के एटम है और दो जो है ऑक्सीजन के एटम है, जिससे कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो जो हमारे एटम्स हैं वो हमेशा ही रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। अब अगर बात करें हम एटॉमिक साइज की कि एटम कितना बड़ा होता है, तो एटम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एटम जो है वो ऐसे सर्कुलर होता है। ये न्यूक्लियस होता है, ये उसके शेल्स होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका K शेल, ये होता है L शेल। इसके बाहर भी अगर हम एक और शेल बना दें तो ये हो जाएगा हमारा M शेल। ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर, क्योंकि ये जो है वो एक सर्कुलर है, एक सर्कल है, ठीक है, जो एटम का हमारे जो भी वो है स्ट्रक्चर है वो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो हमें ये भी पता है कि अगर हमें किसी सर्कल का एरिया या सरकमफ्रेंस निकालना होता है तो हमें उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है उसकी जो यूनिट है दैट इज नैनोमीटर्स। क्या यूनिट है? नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है। अगर मैं नैनोमीटर को जो है कन्वर्ट करूं मीटर्स में, तो आप ये समझिए कि 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर्स होते हैं। मतलब 1 मीटर में जो है
कितने ही जो है बड़ा यूनिट है, 1 मीटर, सिर्फ मात्र 1 मीटर, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, ठीक है। 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं, या फिर आप ये कह लें कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। सो नैनोमीटर जो है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो अब जो है, तो एटम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे जो है एटम स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये भी मैंने आपको बताया कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं, तो जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे उनके जो एटम होंगे वो हमेशा किसी और से रिएक्ट करते रहेंगे और कभी भी अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वो होते हैं नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि नियॉन, आर्गन, गोल्ड, ये सब इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है नॉन रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आता है। एटम्स टेक पार्ट इन रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया, जब भी कोई रिएक्शन होती है एलिमेंट के एटम्स ही आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई दूसरा मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड बनाते हैं। एटॉमिक साइज मैंने आपको बताया कि एटॉमिक साइज जो होता है उसकी जो यूनिट होती है एटॉमिक रेडियस मेजर करने की, वो होती है नैनोमीटर्स, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। आई होप आई वाज क्लियर ऑन दिस पार्ट। आगे हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ एटम्स और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, देखेंगे कि कैसे जो है एलिमेंट के अलग अलग सिंबल्स जो है वो डिराइव किए गए थे। वैसे तो हम नाम का इस्तेमाल कर ही सकते हैं, पर हर जगह लंबे लंबे नाम लिखना काफी ज्यादा टीडियस हो जाता है, तो कुछ साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि ये लंबे लंबे नाम लिखने की बजाय क्यों ना हम एटम्स को सिंबल दे दें। तो एटम्स को सिंबल देंगे, वो सिंबल वहां बनाएंगे, लिखेंगे, तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि हाँ हम इस एटम के बारे में बात कर रहे हैं या इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं साइंटिस्ट ने कौन कौन से तरीके प्रपोज किए थे और वो एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हुए। तो सबसे पहले जो है हमारे जॉन डाल्टन साहब ने 1807 में, जॉन डाल्टन जी ने 1807 में ये प्रपोज किया कि क्यों ना हम फिगरेटिव सिंबल्स का यूज करें। फिगरेटिव सिंबल्स का मतलब था कि हम हर एलिमेंट के लिए जो है हम एक फिगर बनाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि हाइड्रोजन को हमने ये सिंबल दिया था, ये हाइड्रोजन के लिए था, ठीक है, उन्होंने ये सिंबल दिया था। कार्बन के लिए उन्होंने जो है उसको शेड कर दिया था, ठीक है, कार्बन जो उन्होंने जो सिंबल दिया था उसको ये इस तरीके से उन्होंने पूरा शेड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ये हम कार्बन मानेंगे। और ऑक्सीजन के लिए सिंपल एक ये दिया था, उन्होंने कहा ऑक्सीजन ये मानेंगे। तो जो सल्फर था उसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे प्लस का साइन दे सकते हैं हम, ठीक है, तो ये सल्फर के लिए हो गया। और फास्फोरस के लिए उन्होंने ये सिंबल प्रपोज किया था। तो कुछ साल तो चला, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आते ही जो है रिजेक्ट कर दी गई है थ्योरी, बट बाद में ना बहुत ही टीडियस हो गया। मतलब ऐसे सिंबल्स याद रखना, बनाना काफी जो है उनको, बाकी लोगों को या बाकी साइंटिस्ट को जो है ये काफी ज्यादा टीडियस लगने लगा। बहुत ज्यादा लगने लगा कि नहीं, इतना हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, हम कुछ और तरीका भी निकाल सकते हैं। तो बाद में जो है ये मेथड जो है रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब भाई सिंबल तो निकालने ही थे, क्योंकि बार बार इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो सिंबल तो कुछ ना कुछ करने ही थे। तो एक हमारे और साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, ठीक है, एक हमारे और साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। उन्होंने 1814 में, ठीक है, एक वो किया, एक सजेशन दिया कि क्यों ना हम फर्स्ट लेटर, ठीक है, क्यों ना हम फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट को एज सिंबल यूज करें, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट को एज सिंबल यूज करें। बाकी लोगों को भी लगा कि हाँ भाई ठीक है, कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट लेटर था हाइड्रोजन का वो H हो गया, कार्बन का जो फर्स्ट लेटर था वो C हो गया, ऑक्सीजन का जो फर्स्ट लेटर था वो O हो गया, सल्फर का जो फर्स्ट लेटर था वो S हो गया, फास्फोरस का जो फर्स्ट लेटर था वो P हो गया, ठीक है।
तो ठीक है, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये जो है थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई, ये जो प्रपोजल था ये एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे कुछ दिक्कतें आने लग गई इस मेथड के साथ। ठीक है, क्या थी वो दिक्कतें? कार्बन के बाद एक और एलिमेंट डिस्कवर किया गया, कोबाल्ट। ठीक है, कार्बन के बाद एक और एलिमेंट डिस्कवर किया गया, कोबाल्ट। और ऐसे ही सल्फर के बाद एक और एलिमेंट डिस्कवर किया गया, सोडियम। ठीक है, तो काफी सारे इस तरीके से एलिमेंट्स और भी डिस्कवर हुए। फॉर एग्जांपल हुआ क्लोरीन। ठीक है, तो और भी ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जिनका फर्स्ट लेटर तो ऑलरेडी किसी एलिमेंट को मिल चुका था। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑलरेडी किसी एलिमेंट को मिल चुका था। जैसे इसका फर्स्ट लेटर है सी, इसका भी फर्स्ट लेटर है सी। ये फर्स्ट लेटर तो कार्बन को मिल चुका है ना। अब सबके फर्स्ट लेटर अगर हम इसके लिए भी सी लिखें, इसके लिए भी सी लिखें, इसके लिए भी सी लिखेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हम कार्बन की बात करें, कोबाल्ट की बात करें या क्लोरीन की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट टू लेटर्स ले लेते हैं, फर्स्ट टू लेटर्स ले लेते हैं। और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो है एनी टू लेटर्स भी ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट टू की जगह फर्स्ट लेटर और एनी लेटर फ्रॉम द नेम। ठीक है, एनी लेटर फ्रॉम एलिमेंट। तो ये दो तरीके उन्होंने सजेस्ट किए कि अच्छा ठीक है, ये दिक्कत आ रही है, तो एक काम करो, फर्स्ट की जगह फर्स्ट टू ले लो, खत्म बात। भाई जैसे कार्बन के लिए हम सी लिख रहे हैं, कोबाल्ट के लिए हम CO लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट लेटर ले लो और बीच का भी कोई एक वो ले सकते हैं। जैसे क्लोरीन के लिए आजकल हम लिखते हैं C और L, फर्स्ट टू तो नहीं है, एक फर्स्ट है एक थर्ड है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब ये भी तो कर सकते हैं, इतना ज्यादा परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लोगों को लगा कि हाँ भाई ठीक है, सही तो कह रहे हैं, तो इनके ये दोनों प्रपोजल्स भी एक्सेप्ट कर लिए गए। ठीक है, लेकिन फिर सेम दिक्कत फिर भी कंटिन्यूड रही। ठीक है, ये दिक्कत पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई और एलिमेंट्स जैसे जैसे डिस्कवर होते चले गए वैसे वैसे प्रॉब्लम होती चली गई। तो उन्होंने एक और चीज कही। एक और चीज क्या कही? उन्होंने कहा कि हम लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट, लैटिन, ग्रीक या उसका जो साइंटिफिक नेम है एलिमेंट का, वो यूज कर सकते हैं। जब हम साइंटिफिक नेम एलिमेंट का यूज करेंगे, ठीक है, तो जो है ये दिक्कत कम हो जाएगी, या लैटिन नेम या ग्रीक नेम उसका यूज करेंगे। अब ये क्या था ये समझते हैं। जैसे सोडियम था, ठीक है, तो सोडियम का जो लैटिन नेम है ना वो है नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम। सोडियम का जो लैटिन नेम है वो है नेट्रियम। तो फर्स्ट टू लेटर्स उठाए गए, ठीक, इसमें से। तो आज हम सोडियम को लिखते हैं Na, तो ये हमें मिला है उसके लैटिन नेम से। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम की बात करें, क्योंकि P फॉर फास्फोरस था और P फॉर पोटेशियम भी था, तो पोटेशियम का जो लैटिन नेम था, ठीक है, वो था केलियम। क्या था? केलियम। तो इसलिए उसका फर्स्ट लेटर उठाया गया के। तो आज हम पोटेशियम के लिए के ही लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से गोल्ड, ठीक है, गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो है ओरम। क्या है? ओरम, ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं Au। आयरन की बात करें तो आयरन का जो लैटिन नेम है वो है फेरम, ठीक है। तो फेरम, अब आप कहेंगे मैम आयरन का आई क्यों नहीं लिया? आई इसलिए नहीं लिया क्योंकि आयोडीन पहले ही डिस्कवर हो चुका था। आयोडीन के लिए हम आई यूज करते हैं, आयरन से पहले ही हमारा आयोडीन डिस्कवर हो चुका था, इसलिए हमने आयरन का लैटिन नेम यूज किया Fe। तो आप पूछेंगे मैम F क्यों नहीं यूज किया? Fe क्यों यूज किया? फर्स्ट लेटर भी तो ले सकते थे हमने 2 लेटर क्यों लिए? क्योंकि उससे पहले फ्लोरीन आ गया था, फ्लोरीन का सिंबल था F।
I भी नहीं ले सकते थे, F भी नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने Fe लिया। ठीक है, उसी तरीके से आते कॉपर। कॉपर का जो लैटिन नेम है वो है क्यूप्रम। ठीक है, क्यूप्रम का लिया Cu। ठीक है, अब आप कहेंगे आपको ये पता है कि C ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका था कार्बन से, कोबाल्ट जब आया तो हमने CO लिया। इसका भी CO नहीं ले सकते थे क्योंकि कोबाल्ट को हम ऑलरेडी CO असाइन कर चुके थे। ठीक है, इसलिए हमने Cu लिया। C भी नहीं ले सकते थे ना क्योंकि कार्बन था पहले, तो हमने इसके भी 2 लेटर्स लिए, फर्स्ट 2 लेटर्स लिए, तो वो लिया Cu। ठीक है, तो देखा गया कि हाँ, हम इस तरीके से इन सारे एलिमेंट्स को सिंबलाइज कर सकते हैं, सिंबल दे सकते हैं। ये एक इजी है, नाम याद रखना आसान है। तो ये सारे प्रपोजल्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़े थे एटम्स के सिंबल्स, जो या एटम्स या एलिमेंट के सिंबल्स हमने इस तरीके से देना सीखा था। एक बार और फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि जब एटम के सिंबल्स की जरूरत पड़ी, जब उनको लगा कि एटम्स को या एलिमेंट्स को सिंबल देना जरूरी है, हर जगह हम नाम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले फिगरेटिव सिंबल्स का प्रपोजल दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है फिगर बनाएंगे, कोई ड्राइंग बनाएंगे, तो उन्होंने इस तरीके से ये फिगरेटिव सिंबल्स प्रपोज किए थे। कुछ साल चले पर लोगों को पसंद नहीं आया और साइंटिस्ट को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज वेरी टीडियस एंड वेरी हार्ड टू रिमेंबर ऑल दीज सिंबल्स। तो फिर बर्जीलियस ने कहा इन द ईयर ऑफ 1814 कि फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स थे जिनके हम फर्स्ट लेटर ले सकते थे, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। तो इनके जो है फर्स्ट लेटर ले लिए गए। जब आगे दिक्कत आई, क्योंकि सेम फर्स्ट लेटर से और भी एलिमेंट्स आने लग गए, तो फर्स्ट 2 लेटर्स लिए गए। जब फिर भी वो दिक्कत सॉल्व नहीं हुई, तो उनके लैटिन, ग्रीक या साइंटिफिक नेम से फर्स्ट या फर्स्ट 2 लेटर्स निकाले जाने लगे। इस तरीके से जो है सिंबल्स आए और आज भी हम ऐसे ही सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में। सो एटॉमिक मास को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है या तो एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लिखते हैं AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, और या फिर यूनिफाइड मास, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं U। तो जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है ये पहले यूज किया जाता था, आज के टाइम पे जो है हम यूनिफाइड मास यूज करते हैं। ये क्या है, ये दिस इज एक्चुअली द यूनिट्स। ठीक है, ये दोनों जो है ये एक तरीके से यूनिट है। जैसे हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सब यूज करते हैं, वैसे ही ये मेजरमेंट यूनिट है। एटम के मास को मेजर करने के लिए ये एक यूनिट है। पहले के टाइम पे हम एटॉमिक मास यूनिट यूज करते थे, अब हम यूनिफाइड मास, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूज करते हैं। अगर हम 1 एटॉमिक मास या 1 U की बात करें, मतलब 1 यूनिफाइड मास का जो है केजीज में कन्वर्जन देखें, तो दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी लेस, लाइक बहुत छोटा है। 1 यूनिफाइड मास देख रहे हैं आप, -27 है, तो ये काफी छोटा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये हो गया। अब हम मेजर कैसे करते हैं किसी भी चीज को? जब हम मेजर करते हैं तो कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और वेइंग स्केल पे कोई चीज मेजर की जाती है, तो एक तरफ जो है वो कुछ वेट रखा जाता है, जिसके रेफरेंस में हम अपना कोई भी सामान जो भी ले रहे हैं उसके रेफरेंस में ही लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एटॉमिक मास यूनिट को जो है वो मेजर करने के लिए कोई तो रेफरेंस लिया गया होगा। तो रेफरेंस लिया गया था कार्बन 12 को। रेफरेंस किसे लिया गया था? कार्बन 12 को एज रेफरेंस लिया गया था फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास। ठीक है, और अगर हम कार्बन 12 के ही रेफरेंस में बात करें कि अगर जैसे हमने बोला कि कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया था, तो कार्बन 12 के ही रेफरेंस में बात करें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास जो होता है वो 1/12 होता है
कार्बन 12 का, ठीक है, 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 का 1/12 होता है, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं इन सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले कि ये यूनिट है, किसी भी एटम का मास जब हम मेजर करते हैं, कोई भी चीज अगर हम मेजर करते हैं, हम बाहर कोई चीज लेने जाते हैं जिसका वेट हम मेजर करते हैं तो कुछ तो करते हैं ना, ग्राम्स, किलोग्राम्स, इस तरीके से कोई यूनिट होती है ना जिसमें हम मेजर करते हैं। सिमिलरली एटम को मेजर करने के लिए जो यूनिट चूज की गई है या जिस यूनिट का इस्तेमाल किया गया है, पहले हम करते थे एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम बोलते थे, अब नाम चेंज हो गया, उसको कहते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। यहां मैंने आपको कन्वर्जन बताया है कि 1 यूनिफाइड मास जो है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, जो कि आप फिगर देखकर ही, जो ये आपको नंबर्स हैं वो देखकर ही आपको पता चल रहा है कि बहुत छोटा है, मतलब एटम जो है इतना छोटा है कि ये -27 पे पहुंचा जा रहा है, ठीक है, केजीज में। रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं तो साइड में कुछ रेफरेंस रखते हैं, जैसे जो हमारा बैलेंस होता है ना, वेइंग बैलेंस, ठीक है, कैसे होता है, कुछ इसी तरीके ऐसे होता है ना, ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ रखा जाता है ऐसे, इस तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये ऐसे रखा है, यहाँ पे हमारा कुछ वेट होता है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, और यहाँ पे हमारे सामान होता है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम रेफरेंस लेते हैं ना, एक तरफ रखते हैं दूसरी तरफ सामान रखते हैं, तो दिस वर्क्स एज रेफरेंस, ठीक है, कि इसके भाई यही तो हम मानते हैं, इस पे हम ट्रस्ट करते हैं ना, इस पे हमने अगर यहाँ पे 1 किलो का कोई वेट रखा हुआ है तो वी आर ट्रस्टिंग दिस, तो उसके रेफरेंस में ही तो हम अपना सामान जो है वे करके घर लेके आते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। तो सिमिलरली एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस लिया गया था वो कार्बन 12 लिया गया था, और 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड मास जो है 1/12 ऑफ कार्बन 12 है। अब ये कार्बन 12 क्या है, कार्बन जो एलिमेंट हम पढ़ते हैं, जो एटम हम पढ़ते आए हैं, 12 इज द आइसोटोप, क्योंकि कार्बन के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14 दो आइसोटोप होते हैं, ठीक है, तो कार्बन 12 का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आइसोटोप क्या होते हैं ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, वैसे भी मैं आपको बता दूं, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जिस कार्बन आइसोटोप का मास 12U था उसको हमने यहाँ पे चूज किया है। अब इसका क्या मतलब है कि 1 यूनिफाइड मास इज 1/12 ऑफ कार्बन 12, इसका क्या मतलब है ये हम समझेंगे। सपोज दिस इज द एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अब अगर हम इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, सपोज हम इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये 8 हो गए हैं, ठीक है, मैं 2 यहां कहीं से बना रही हूं, ऑल्दो दिस इज नाउ दिस इज द 12 पार्ट्स, ठीक है, वैसे इक्वल तो नहीं दिख रहे होंगे लेकिन 12 है, ठीक है। तो वैसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, 12 इक्वल पार्ट्स में करना है, जो कि अभी बिना मेजरमेंट के थोड़ा मुश्किल है। आप ऐसे समझिए कि 1 यूनिफाइड मास जो है, ठीक है, जो है 1/12 है। 1/12 का मतलब क्या, पहले देख लेते हैं 12 हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। 1/12 का मतलब है कि हमने इस पूरे कार्बन एटम को 12 हिस्सों में जो है डिवाइड किया और उसका कोई भी एक हिस्सा उठा लिया, जैसे मान लो ये वाला हिस्सा उठा लिया, ठीक है, कोई भी एक हिस्सा उठा लिया, इसको मैं बाहर ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। तो ये एक हिस्सा हो गया ना, 12 हिस्सों में से एक हिस्सा हो गया ये, सो दिस विल बी 1/12, दिस विल बी कॉल्ड 1/12, तो इसको कहते हैं 1/12, यानी कि ये जो है इसको हम कहेंगे 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास। मतलब कि कार्बन 12 जिसको हम 12 हिस्सों में, 12 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करें इक्वल, ठीक है, उसका कोई एक हिस्सा जो होगा उसको हम 1/12 कहेंगे। तो 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12, यही जो है इस तरीके से हम निकालते हैं। अब अगर हम बात करें बाकी सारे उनकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की, तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हमारे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 1U, ठीक है। कार्बन का आपको पता है 12U, सपोज ऑक्सीजन है 16U, ठीक है। मान लीजिए आपका कैल्शियम हो गया 40U, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, जो हो गया आपका 24U। तो इस तरीके से जो है अलग अलग
वो एटॉमिक मासेस जो है वो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। एटॉमिक मासेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, एटॉमिक मास, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वो कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से, है ना, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में पढ़ रहे थे कि हम किस रेफरेंस में जो है या किस तरीके से किस यूनिट में जो है एटॉमिक मास को मेजर करते हैं। तो हम जो यूनिट होती है वो यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट होती है। रेफरेंस जो है हम कार्बन 12 का लेते हैं। 1 यूनिट जो है 1/12 ऑफ कार्बन होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये काफी बुक में जो है बड़े उससे लिखा होता है कि 1 यूनिट इज दी 1/12 ऑफ कार्बन 12, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो इसको ऐसे ही समझिएगा कि सपोज ये कार्बन 12 का जो है पूरा एटम है, ठीक है, और उसके बाद जो है अगर हम उसको 12 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो होगा 1 यूनिफाइड मास के बराबर, ठीक है। तो आई गेस एटॉमिक मास जो है वो ऐसे ही था, और एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया फिर से कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो है कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस गिवन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। एटॉमिक मास हमारा यही खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ डिटेल्स मॉलिक्यूल्स के बारे में। टिल देन टेक केयर।